एक तरफ हम अमेरिका के साथ अरबों डॉलर के व्यापार के लिए मतलब एक तरह का डिजिटल रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम दुनिया के छठे सबसे प्रदूषित देश की हवा में सांस ले रहे हैं। तो मतलब विकास की इस तेज रफ्तार की असली कीमत क्या है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। आज 27 मार्च 2026 है जी। और संयोग से आज विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे भी है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत इसी एनालॉजी से करते हैं। अच्छा, रंगमंच वाली एनालॉजी। हाँ, अगर आज की तारीख में भारत को इस वैश्विक रंगमंच के एक मुख्य किरदार के रूप में देखा जाए तो ये किरदार एक साथ कई मतलब बहुत ही विरोधाभासी भूमिकाएं निभा रहा है। सही कहा। एक पल में ये एक आक्रामक आर्थिक महाशक्ति है, दूसरे ही पल पर्यावरण संकट से जूझता एक देश और फिर अचानक कूटनीतिक बिसात पर एक चतुर खिलाड़ी। बिल्कुल, और यही आज का हमारा मेन फोकस है। जी, आज की इस चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि भारत का ये आक्रामक बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास उसकी अपनी ही पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ कैसे टकरा रहा है और इस टकराव के बीच से क्या नए समाधान निकल रहे हैं। देखिए, इस पूरी तस्वीर में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है ना, वो है स्केल यानी पैमाना। मतलब हम किसी एक क्षेत्र में धीमी प्रगति की बात नहीं कर रहे हैं। सब कुछ बहुत बड़े स्तर पे हो जाए। एकदम सही। जब कोई देश एक साथ अपनी अर्थव्यवस्था की गति को टॉप गियर में डालता है और उसी समय अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाने की कोशिश करता है, तो नीतियां केवल कागज पर नहीं रह सकती। हाँ, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल, उन्हें जमीन पर और कई मामलों में जमीन के नीचे और समुद्र के ऊपर भी लागू करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग चाहिए होती है। और उस आर्थिक गति का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनने की दौड़ में अब अमेरिका सबसे ऊपर है। हाँ, ये डेटा बहुत कुछ कहता है। मतलब ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा मोड़ ले रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा व्यापार तब तक संभव नहीं है जब तक आपके पास घरेलू स्तर पर उस विदेशी पूंजी को संभालने का एक मजबूत सिस्टम न हो। बिल्कुल, और इसी सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म। मतलब मैं इसे महज एक वेबसाइट नहीं मानती, ये असल में एक डिजिटल रेड कार्पेट है। सही कहा, ये एक रेड कारपेट ही है। देखिए, पुराने समय में होता क्या था, एक फैक्ट्री लगाने के लिए दर्जनों विभागों से एनओसी लेनी पड़ती थी। फाइलें बस एक मेज से दूसरी मेज तक धूल फांकती थी। हाँ, सालों लग जाते थे। लेकिन इस 3.0 वर्जन का मैकेनिज्म ये है कि ये समानांतर प्रोसेसिंग करता है। मतलब पर्यावरण, अग्नि सुरक्षा और श्रम विभाग की मंजूरी एक साथ एक ही डिजिटल सिंगल विंडो से मिल जाती है। और ये प्रशासनिक बॉटलनेक यानी जो अड़चने होती है ना, उन्हें खत्म करने का बहुत ही अचूक तरीका है। देखिए, जब कोई अमेरिकी कंपनी निवेश का फैसला करती है जी, तो वो केवल बाजार नहीं देखती, वो प्रिडिक्टेबिलिटी देखती है। मतलब अनुमान लगाने की क्षमता कि उनका काम कितने दिन में होगा। बिल्कुल, अगर उन्हें पता है कि इस 3.0 सिस्टम के जरिए 15 दिन में क्लियरेंस मिल जाएगा तो वे बेझिझक पैसा लगाते हैं। ये मैक्रो लेवल की जो नीतियां हैं उन्हें माइक्रो लेवल के साथ जोड़ने का बेहतरीन तंत्र है। लेकिन आर्थिक विकास का ये ढांचा केवल बड़े कॉरपोरेट्स तक सीमित नहीं है। मतलब इसका असर व्यक्तिगत स्तर पर भी पहुंच रहा है। वो कैसे? जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक ने सरकारी और रक्षा कर्मचारियों के लिए गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। ये भी उसी डिजिटल सिंगल विंडो की तर्ज पर काम करता है। अच्छा, होम लोन्स के लिए? जी, रक्षा कर्मचारियों की पोस्टिंग अक्सर दूर दराज के इलाकों में होती है। उनके लिए किसी बैंक की शाखा में जाकर दस्तावेज जमा करना एक बहुत ही सिरदर्द वाला काम होता है। ये तो एक बड़ी व्यवहारिक समस्या है। बिल्कुल, तो ये पोर्टल क्या करता है कि अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के डेटाबेस को एपीआई के जरिए एक साथ जोड़ देता है। मतलब एक सैनिक सीमा पर बैठे हुए भी अपने घर के लिए अप्रूवल ले सकता है। अरे वाह! तो यहाँ जो पैटर्न नजर आ रहा है वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करना। एकदम सही। चाहे वो यूपी में उद्योग लगाना हो या एक फौजी का घर खरीदना हो, सिस्टम से लाल फीताशाही के घर्षण को हटाया जा रहा है। और जब पूंजी बिना किसी रुकावट के तेजी से घूमती है तो अर्थव्यवस्था का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत तेजी से काम करता है। बिल्कुल करता है। और इस मल्टीप्लायर इफेक्ट को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क को भी एक नया आकार दिया जा रहा है। अब उड़ान योजना की बात कर रही हैं? हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ान योजना के एक संशोधित संस्करण को मंजूरी दी है,
शुरुआत में इसका लक्ष्य सिर्फ टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ना था। लेकिन जब एक छोटे शहर में हवाई पट्टी बनती है तो वो केवल यात्रियों को नहीं ले जाती, वो अपने साथ कोल्ड स्टोरेज चेन, लॉजिस्टिक्स हब और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी वहां तक खींच लाती हैं। देखिए, ये हब एंड स्पोक मॉडल का बहुत बड़ा विस्तार है। जब छोटे शहर बड़े महानगरों से सीधे जुड़ते हैं ना, तो स्थानीय कृषि उत्पादों को 24 घंटे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना संभव हो जाता है। मतलब ये सिर्फ टिकट सस्ती करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में नए आर्थिक कॉरिडोर बनाने का प्रयोग है। लेकिन एक सेकंड, यहीं पर इस पूरी विकास गाथा में एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। मतलब एक बड़ा पुशबैक जो मेरे दिमाग में आ रहा है। जी बताइए। हम एक तरफ लॉजिस्टिक्स हब बना रहे हैं, आसमान में उड़ानें बढ़ा रहे हैं, निवेश मित्र के जरिए धड़ाधड़ नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। इन सब का सीधा गणित यह है कि हम ऊर्जा की खपत को चरम पर ले जा रहे हैं, और वो ऊर्जा अभी भी काफी हद तक मतलब जीवाश्म ईंधन से आ रही है, कोयले से आ रही है। सही बात है। तो क्या हम अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाने और इस आर्थिक उड़ान के नशे में अपने कार्बन फुटप्रिंट को उस बिंदु तक नहीं धकेल रहे जहां से वापसी संभव ही नहीं है? ये बहुत ही आज के नीति निर्माताओं के लिए ये सबसे बड़ी पहेली है। जिस गति से हमारा ये औद्योगिक विस्तार हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा बाई प्रोडक्ट कार्बन उत्सर्जन है। जाहिर सी बात है। जब सैकड़ों नई उड़ानें रोजाना आसमान में होंगी, हजारों नए कारखाने काम करेंगे, तो वो धुआं कहीं तो जाएगा ना। ये विकास के उस हैंगओवर की तरह है जिसका असर अब हमें दिखाई देने लगा है। और ये असर कोई हवाई बात नहीं है। IQ एयर की हालिया रिपोर्ट इसका एक बहुत ही क्रूर प्रमाण है। हाँ, वो रिपोर्ट तो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है, मतलब 6ठा स्थान। ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसे हम बस एक रिपोर्ट मानकर नजरअंदाज कर दें। जब हम डिजिटल रेड कार्पेट का जश्न मना रहे हैं, तब हमारी हवा का दम घुट रहा है। देखिए, ये जो 6ठी रैंक है ना, ये असल में उस कीमत का बिल है जो हम बुनियादी ढांचे के तेज विकास के लिए चुका रहे हैं। बहुत सही तरीके से रखा आपने इसे। और समस्या ये है कि आप रातों रात विकास को रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम उड़ान योजना बंद कर देंगे या फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे। हाँ, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार भी तो चाहिए। बिल्कुल। इसलिए चुनौती विकास को रोकने की नहीं है, बल्कि विकास के तरीके को बदलने की है। और इसी तरीके को बदलने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। 2035 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 47% कम करने का लक्ष्य। जी, एमिशन इंटेंसिटी। हाँ, पर यहाँ इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब कुल कार्बन उत्सर्जन को 47% कम करना है, जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए नामुमकिन है। एकदम सही। उत्सर्जन तीव्रता का मतलब है कि हमारी GDP के हर ₹1 को कमाने की प्रक्रिया में जितना कार्बन निकलता है, हम बस उस अनुपात को कम करेंगे। तकनीकी भाषा में इसे डिकपलिंग कहा जाता है, मतलब विकास और प्रदूषण को एक दूसरे से अलग करना। पर देखिए, ये डिकपलिंग की प्रक्रिया बहुत ही वैज्ञानिक और जटिल है। 47% की कमी लाने के लिए आपको अपने ऊर्जा ग्रिड के मूल स्रोत को ही बदलना होगा। सिर्फ सोलर पैनल लगाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। सोलर ऊर्जा केवल दिन में मिलती है, पर उद्योगों को 24 घंटे बिजली चाहिए, जिसे हम बेस लोड पावर कहते हैं। और यहीं पर नई तकनीकी परियोजनाएं काम आती हैं। जैसे कि भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना, जिसे हम ऑफशोर विंड कहते हैं। ये गुजरात और तमिलनाडु के तट पर प्रस्तावित है। हाँ, ये एक गेम चेंजर है। मतलब जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो दिमाग में जमीन पर लगे टरबाइन आते हैं, लेकिन समुद्र के बीच में टरबाइन लगाने का विज्ञान एकदम अलग है। वहां हवा निरंतर और तेज गति से चलती है। देखिए, गुजरात और तमिलनाडु के तटों का जो चुनाव है ना, वो बहुत ही रणनीतिक है। इन तटों की जो बाथिमेट्री है, मतलब समुद्र की गहराई और वहां के हवा के गलियारे, ये टरबाइन लगाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मतलब समुद्र के बीच में विशालकाय पंखे लगा दिए जाएंगे? बिल्कुल। और इसका फायदा ये है कि इसका जो कैपेसिटी फैक्टर है, वो जमीनी पवन चक्कियों से कहीं ज्यादा होता है। ये ग्रिड को वही स्थिर बेस लोड पावर दे सकता है जो पारंपरिक रूप से कोयले से चलने वाले प्लांट देते हैं। तो ये 47% उत्सर्जन तीव्रता कम करने के लक्ष्य का एक बहुत बड़ा तकनीकी स्तंभ है। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका है। जी। एक तरफ हमारे पास ये विशालकाय अरबों डॉलर का ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से टॉप डाउन है जी। और दूसरी तरफ स्रोतों में एक और पहल का जिक्र है। मणिपुर राज्य में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल। निंगोल वन।
अब अगर हम थोड़ा क्रिटिकली सोचें तो क्या मणिपुर में कुछ पेड़ लगाने का ये स्थानीय प्रयास वास्तव में IQAir जैसी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में कोई ठोस बदलाव ला सकता है? आपका मतलब है कि क्या ये सिर्फ दिखावा है? हाँ, मतलब क्या ये सिर्फ ग्रीन वॉशिंग है? एक तरफ हम फैक्ट्रियों से टनों कार्बन हवा में छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ जंगल लगाकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं। ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है और पहली नजर में ये ग्रीन वॉशिंग लग भी सकता है। लेकिन अगर हम कार्बन अकाउंटिंग के गणित को समझें तो तस्वीर साफ होती है। देखिए, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट जो है वो भविष्य में पैदा होने वाले नए कार्बन को रोकेगा। ठीक है, लेकिन जो कार्बन हमारे पहले से चल रहे उद्योगों, ट्रकों और विमानों से निकल रहा है, जिसे हम बेसलाइन एमिशन कहते हैं, उसका क्या? उसे हवा से वापस खींचने के लिए तो कोई मशीन नहीं है। बिल्कुल सही। उसके लिए आपको प्राकृतिक कार्बन सिंक की ही जरूरत होती है। मतलब जंगल उस कार्बन को सोखने का काम करेंगे जिसे हम तकनीक से रोक नहीं सकते। एकदम सही। और ये निंगोल वन कैसी पहल केवल कुछ पेड़ लगाने के बारे में नहीं है। ये एक बॉटम अप यानी जमीनी स्तर का अप्रोच है। इसमें स्थानीय समुदाय वनों के संरक्षण में शामिल होते हैं। अच्छा, तो दोनों जरूरी है। बिल्कुल। जब तक आप इन दोनों रणनीतियों का सिंथेसिस यानी संयोजन नहीं करते, एक तरफ टॉप डाउन इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ बॉटम अप सामुदायिक प्रयास, तब तक आप 47% के उस विशाल लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। ये दोनों एक ही समीकरण के दो अनिवार्य हिस्से हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। मतलब ये केवल दिखावा नहीं है, बल्कि कार्बन को बैलेंस करने का गणित है। जी। चलिए अब इस आर्थिक और पर्यावरणीय बहस से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि स्रोतों के अनुसार भारत एक और बहुत ही अलग तरह का ढांचा तैयार कर रहा है। वो कौन सा? कूटनीतिक ढांचा। और दिलचस्प बात यह है कि ये ढांचा किसी दूतावास में नहीं, बल्कि मालदीव की माले में एक फुटबॉल मैदान पे बन रहा है। आप ऐसे FFF अंडर 20 चैंपियनशिप की बात कर रही हैं? बिल्कुल। माले में इसका आयोजन हो रहा है। आमतौर पर हम खेल को केवल मनोरंजन मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसे सॉफ्ट पावर का बहुत शक्तिशाली हथियार माना जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। देखिए, सॉफ्ट पावर की कूटनीति का असर बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है। जब हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो वो हार्ड पावर या ट्रांजैक्शनल कूटनीति है, जो सिर्फ आपसी लाभ पर टिकी है। जी। लेकिन जब भारत और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के युवा अंडर 20 स्तर पर एक साथ खेलते हैं तो वो एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, एक व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करते हैं। इसे हम यूथ डिप्लोमेसी कहते हैं। और ये यूथ डिप्लोमेसी भविष्य के लिए एक बफर का काम करती है। आज जो अंडर 20 खिलाड़ी हैं, वे आने वाले 10-15 सालों में अपने देशों के नेता या अधिकारी होंगे। बिल्कुल। जब पीढ़ियों के बीच इस तरह का खेल का संबंध होता है तो भविष्य में राजनीतिक तनाव के समय ये सॉफ्ट पावर एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। एकदम सही कहा आपने। क्षेत्रीय संबंध केवल संधियों से नहीं चलते, वे भरोसे से चलते हैं। खेल के मैदान पर जो पसीना बहाया जाता है वो असल में इसी भरोसे को मजबूत करता है। तो ये भी एक तरह का बुनियादी ढांचा ही हुआ। बिल्कुल, संबंधों का बुनियादी ढांचा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये सारे अलग अलग घटनाक्रम एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। जी। आज हमने देखा कि कैसे अमेरिका के साथ व्यापार को आसान बनाने के लिए यूपी में निवेश मित्र 3.0 जैसे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, कैसे गृह सुगम पोर्टल से आम लोगों को फायदा हो रहा है, और कैसे उड़ान योजना छोटे शहरों को आर्थिक हब बना रही है। और इसके साथ ही हमने उस विकास की कीमत को भी डिकोड किया। IQAir रिपोर्ट की वो 6ठी रैंक एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसे सुधारने के लिए 2035 तक उत्सर्जन में 47% कटौती का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए समुद्र में विशालकाय पवन चक्कियां और मणिपुर के निंगोल वन जैसे जमीनी प्रयास एक साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में हमने खेल के मैदान पर सॉफ्ट पावर की अहमियत को भी समझा। जी, ये सारी नीतियां और आंकड़े असल में ये तय कर रहे हैं कि आने वाले दशकों में हमारी हवा कितनी साफ होगी, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी और वैश्विक मंच पर हमारा रुतबा क्या होगा। इन सभी बातों को अगर हम एक जगह रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है कि भविष्य का निर्माण किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ हो रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। अगर हम 2035 तक अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑफशोर विंड और नई ग्रीन टेक्नोलॉजी पर इतना बड़ा दाव लगा रहे हैं, तो क्या ये हरित क्रांति
भविष्य में हमारे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार यानी अमेरिका के साथ हमारे आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से नहीं बदल देगी? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या ऐसा नहीं होगा कि भविष्य का अरबों डॉलर का व्यापार केवल सॉफ्टवेयर या पारंपरिक वस्तुओं का न होकर क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स का होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।